कहानी का ये 20वां भाग देखने से पहले इसके पहले सभी भाग अवश्य देखें। विहान के घर पर अपने कमरे में बैठी तनुजा जी पुरानी एल्बम निकाले बैठी हुई थी। अचानक से विहान का उनके कमरे में आना हुआ तो उसने देखा कि उसकी माँ बहुत पुरानी सी कोई एल्बम देख रही थी। देखते देखते उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। विहान को अजीब सा लगा और वह उनके पास आते हुए बोला, माँ। तनुजा जी ने चौंक कर उसे देखा और अपने आंसू पोंछते हुए बोली, तुम तुम ऑफिस से आ गए? वो आज रिधिमा को थोड़ा बाहर ले जाना था तो जल्दी आ गया। डेढ़ टाइम से आएंगे, लेकिन आपको क्या हुआ? उसे भी उन्हें आंसुओं के साथ देखकर चिंता होने लगी। कुछ नहीं, बस ये आज हाथ लग गई और कुछ अच्छी पुरानी यादें देखने लगी थी। तनुजा जी ने नम आंखों से मुस्कुराकर जवाब दिया। विहान ने उस पर नजर डाली और थोड़ा गुस्सा उसकी आंखों में भर आया। वो बोला, आप जानती हैं कि इनकी ही वजह से आज भी हम चैन से नहीं जी पा रहे हैं। आज इनकी ही वजह से डेट को ना जाने कितने सवाल जवाब से गुजरना पड़ रहा है। तनुजा जी ने एक नजर उसे देखा और वापस से उन तस्वीरों पर हाथ फेरने लगी। विहान ने गुस्से से उठते हुए कहा, कभी कभी तो लगता है कि आपको अपने परिवार की फिक्र ही नहीं है। अपने परिवार के लिए तो हर औरत हमेशा जीती है। उसका अपना परिवार, जिसके लिए ना जाने कितनी कुर्बानियां हंसते हंसते दे देती है, हर बार चुप रह जाती है। लेकिन कभी कभी कुछ चुप्पियां दिल में टीस बनकर रह रह कर चुभती हैं। तनुजा जी ने तस्वीरों को देखते हुए कहा तो विहान ने उन्हें अजीब सी निगाह से देखा। आज से पहले वो कभी उसे इस तरह नहीं बोली थी। वो हमेशा ही इन यादों से चिढ़ता रहा और वो बस मुस्कुरा जाती। लेकिन इन दिनों उनके दिल में ये सब तूफान बनकर उमड़ रहा था। विहान बोला, कभी कभी आप मुझे समझ नहीं आती माँ। मेरी शादी होने वाली है, रिधिमा इस घर में बहू बनकर आने वाली है और ये सब छोड़कर आप उन यादों में खोई हैं जिनका कोई मतलब ही नहीं है। मतलब कैसे नहीं है? तुम्हारे लिए कोई कुछ हो या ना हो, मेरे लिए मेरे भाई भाभी की आखिरी निशानी है। ये बड़ा सा एम्पायर जिसके काम और नाम तले तुम सब दबे हुए हो, ये सब उन्हीं का है। तनुजा जी ने उसे समझाया तो विहान का स्वर बिगड़ गया और वो बोला, और उनका वो बिजनेस उन्हीं के साथ डूब गया होता जब वो चले गए थे। इसे बचाने वाले मेरे डैड हैं। तनुजा जी मुस्कुरा दी तो विहान और भी ज्यादा चिढ़ गया। वो बोला, खैर मैं आपसे यह पूछने आया था कि आप विराट की सगाई में चलेंगी? तनुजा जी की आंखें फिर से झिलमिला गई। जब से यशवंत जी घर आकर उन्हें विराट और वेदांत की सगाई का न्योता दे गए थे, तभी से उनका दिल भर उठा था। हाई स्कूल से लेकर कॉलेज तक के दिनों से विराट उनके सामने था, लेकिन उन्हें इस बात की भनक तक नहीं थी कि वो उनके दिवंगत भाई भाभी की ही खोई हुई संतान है, जिसे वो भूल चुकी थी। अभिजीत से अगर उनका सामना ना होता तो शायद वो ये सच कभी पता नहीं लगा पाती। उस दिन से उनका दिल भर आया था। अनायास ही दोनों बच्चों के प्रति ममता उनके अंदर हिलोरे मार रही थी। आज उनके बड़े भाई भाभी ना सही, लेकिन वो तो है अपना आशीर्वाद उनके बच्चों को देने के लिए, बस चुपके से ही सही, क्योंकि सच्चाई बताने से उनके ऊपर जो खतरा बचपन से मंडरा रहा था, वो उनकी पहचान खुलने से एक बार फिर ताज़ा हो जाएगा। जरूर जाऊंगी, तनुजा जी ने अपनी आंखें साफ करते हुए कहा तो विहान बोला, विराट ने खास कहा है कि आपको साथ लाऊं। तनुजा जी के चेहरे पर मुस्कान छा गई। जिस पल अभिजीत ने उनसे कहा था कि वो विराट का भाई है, उसी पल वो जान गई थी कि जल्द ही विराट भी अपनी असली पहचान जान जाएगा। लेकिन बस दोनों बच्चे आने वाले खतरे से दूर रहें, यही प्रार्थना वो ईश्वर से कर रही थी। विहान ने एक नजर एल्बम पर डाली तो जाने कि वो कुछ पल उसे देखता ही रह गया। तनुजा जी उसे देखकर बोली, क्या देख रहे हो? पता नहीं, इन दोनों बच्चों को देखा सा लग रहा है, उसने कहा तो तनुजा जी बोली, तुम खुद ही इनसे 2 महीने बड़े थे, 2 साल के भी नहीं थे तुम, तुम्हें कैसे याद होगा? पता नहीं, शायद कहीं और, लेकिन कहाँ देखा है ये याद नहीं आ रहा। विहान ने कहा तो तनुजा जी मुस्कुरा दी, क्योंकि विहान की मुलाकात तो विराट से वैसे भी बड़े होने पर ही हुई थी। तब तक तो वो बहुत बदल चुका था और इस कड़ी तक पहुंच पाना उसके लिए संभव ना था। इसलिए वो बेफिक्री से मुस्कुरा कर बोली, हो जाता है, कभी कभी लगता है किसी को देखकर देखा हुआ। और उन्होंने वो एल्बम बंद कर दी। विहान का दिमाग उसी में उलझा हुआ था, लेकिन रिधिमा का दोबारा फोन आते ही वो सब छोड़कर बाहर निकल गया।
इधर मॉल में विराट सिया के पीछे आते हुए उसे आवाज देने लगा। सिया, एक मिनट। सिया, जो फिलहाल खुद को संभाल पाने में असमर्थ हो रही थी, वो बोली, मैं आती हूँ, तुम जाओ। विराट अब एकदम से उसके सामने आ गया, जिससे सिया के कदम थमने को मजबूर हो गई और वो आंसू का कतरा तेजी से साफ कर दूसरी ओर देखने लगी। तुम कल से अपसेट हो? आखिर बात क्या है? कुछ कुछ प्रॉब्लम हुई है क्या? विराट ने बेचैनी से उसे देखकर पूछा। उसकी आंखें आंसुओं से भरी, जाने क्यों विराट को बेहद तकलीफ दे रही थी। कुछ नहीं, सिया ने चेहरे को अपने हाथों से पोंछते हुए कहा। बताया था ना, थोड़ा सिर दर्द। तो पहले हम डॉक्टर को दिखा देते हैं, विराट ने कहा। तो सिया ने एक पल उसे देखा और वो बोली, तुम्हें इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है विराट, मैं ठीक हूँ और खुद को संभाल सकती हूँ। कुछ पल विराट उसे देखकर उसके कहने का अर्थ समझने की कोशिश करता रहा और कुछ देर सिया भी बिना किसी भाव के उसे देखती रही। फिर बिना कुछ कहे मुड़कर सब लोगों की तरफ चली गई। विराट एक बार फिर खुद में उलझा रह गया। वेदांत की आवाज लगाने पर उसे होश आया और वो भी सबके पास चल पड़ा। सब लोग मॉल में जाकर खरीदारी के लिए अग्रसर हो गए और सबसे पहले सगाई की अंगूठी के लिए रमा जी बोली, स्टोर मैनेजर मेरे पहचान का है, डायरेक्ट वहीं चलते हैं। आरोही और सिया की माए एक दूसरे को देखने लगी। ना तो कहने का सवाल ही कहाँ उठता था, लेकिन वेदांत बीच में बोल उठा, आप हर बार तो वहीं से शॉपिंग करती हैं मॉम, इस बार मैं लेकर चलता हूँ। मेरे फ्रेंड का स्टोर है और एकदम एक्सक्लूसिव कलेक्शन आया हुआ है उसके पास वेडिंग सीजन के लिए। तुम्हारा कौन सा दोस्त है? मैंने तो पहले कभी नहीं सुना। रमा जी उसे घूरते हुए बोली तो वेदांत मुस्कुराकर उनके गले में हाथ डालते हुए बोला, रिलैक्स मॉम, मौका भी अभी ही आया है। रमा जी उसे घूरती रह गई, लेकिन वो मुस्कुराता रहा और सब उसके पीछे पीछे चलते रहे। स्टोर में पहुंचते ही एक हैंडसम सा लड़का वेदांत से मुस्कुराकर मिला और उसके गले से लग गया। उसने सभी को एक मुस्कान दी। विराट को तो किसी से कोई मतलब ही नहीं था, वो बस सिया को ही देखे जा रहा था, जो अब सबके बीच खुद को सामान्य दिखाने का प्रयास कर रही थी। लेकिन वो कितनी ठीक थी ये विराट समझ रहा था। डॉक्टर आरोही, व्हाट इज सरप्राइज? उसने बड़ी हैरानी से कहा और फिर वेदांत को देखते हुए बोला, तो ये था तेरा सरप्राइज? वेदांत मुस्कुरा रहा था और आरोही नासमझी से उसे देख रही थी। लड़के से फिलहाल कोई परिचय भी नहीं हुआ था कि दोबारा उसकी चौंकने की आवाज आई, डॉक्टर सिया। अब की बार सिया भी चौंक गई और वो लड़का बड़ी खुशी के साथ आगे आते हुए बोला, मैं विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ कि दोबारा आपसे मुलाकात हो रही है, वो भी मेरे स्टोर पर। दोबारा? सिया मन ही मन हैरानी से उसे याद करने की कोशिश करने लगी, लेकिन लड़का बोला, प्रीटी लेडी, आपको शायद मैं याद नहीं, लेकिन आप जैसी प्रीटी और इंटेलिजेंट लेडी को मैं नहीं भूल सकता। इनफैक्ट ये तो मेरा फैन मोमेंट है। बोलते हुए उसने अपना हाथ अदब से आगे किया और सिया ने थोड़ा हिचकते हुए सबको देखा, जो आंखें फाड़े उसी को देख रहे थे, और स्थिति को संभालने के लिए उसने अपना हाथ लड़के के हाथ में टिका दिया। अब जो मुस्कान लड़के के चेहरे पर आई थी, वो काफी देर से उन दोनों को देख रहे विराट को पूरी तरह से खाक कर गई थी। लड़का तो बेतकल्लुफी से सिया और आरोही के साथ खुला हुआ था, लेकिन विराट को जाने क्यों कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। वेदांत अब बीच में आते हुए बोला, ये मेरा दोस्त है विक्रांत। विक्रांत तो खैर अपनी खूबसूरत मुस्कान और मीठी बातों से सबको पहले ही लुभा चुका था, इसलिए अब सिर्फ उसका नाम ही जानना बाकी था। सिया और आरोही जो उसे याद करने की कोशिश में लगे थे, वो बोला, मैं आपके क्लिनिक आया था अपने दोस्त की चाची चाचा के साथ। चाची जी जो कुछ टाइम से काफी डिप्रेस्ड थी, वो आपकी क्लिनिक आई थी। एक बार में ही उनमें परिवर्तन आ गया था, लेकिन फिर आप जब नहीं थी उसके बाद सिया जी ने उनका सेशन लिया और वो अब काफी बेहतर हो चुके हैं। और बस तभी से सिया जी का तो मैं फैन हो चुका हूँ। उसके बोलने पर आरोही थोड़ी तसल्ली से बोली, अच्छा। लेकिन सिया उसे देखते हुए बोली, क्या नाम था उनका और कब आई थी? विक्रांत जो अब तक खुलकर मुस्कुरा रहा था, उसकी मुस्कान सिया के सवाल पर एकदम से सिमट कर रह गई और उसने वेदांत की ओर देखा तो वेदांत मुस्कुराकर बोला, बता ना। वो चाची ही बोलता हूँ ना, तो नाम याद नहीं। विक्रांत ने वेदांत को देखकर कुछ हिचकते हुए कहा तो सिया बोली, कमाल है, पेशेंट का नाम ही नहीं पता। तभी वेदांत बीच में आते हुए बोला,
नेकी का काम करता है ना ये सिया भाभी। अब इसमें नाम से क्या फर्क पड़ता है, बस किसी का भी भला होना चाहिए। सिया ने वेदांत को घूर कर देखा तो विक्रांत फिर पूरे फॉर्म में आते हुए बोला, बिल्कुल बिल्कुल यही बात है बस। रमा जी जो अब तक उन सब की बातों से पक चुकी थी वो बोली, अब ये दवा खाना बंद करो और कुछ अच्छी ज्वेलरी आइटम दिखाओ। अरे बिल्कुल आंटी जी, बोलते हुए उसने अपने स्टाफ को इशारा किया और बोला, आपके लिए तो मेरे पास एकदम लेविश डिजाइन वाला कलेक्शन है। और रमा जी को तो बस यही सुनना था कि वो मुस्कुरा दी और बोली, दिखाओ फिर। लेकिन बोलते हुए वो थोड़ी ठहरी तो विक्रांत ने कहा, लेकिन क्या? लेकिन सबके पहले एंगेजमेंट रिंग्स बता दो। उन्होंने बड़ी दिक्कत के साथ कहा, जैसे कोई बहुत बड़ा वजन था ये बोलने में। विक्रांत बड़ी सी मुस्कान के साथ उन्हें देखते हुए बोला, अरे आंटी आप चिंता क्यों करती हैं, सगाई इनकी है तो अंगूठियां भी यही लोग पसंद कर लेंगे। आप बड़े लोग तो वहाँ आराम से बैठिए, मैं आपके लायक ज्वेलरी पीसेस वहीं भिजवाता हूँ। रमा जी फौरन उस कॉर्नर में चल दी। सिया और आरोही की माएं भी एक दूसरे को देखते हुए उनके पीछे चल दी। पिताजी लोगों का खास कोई काम न था सिवाय पेमेंट के, इसीलिए उन्होंने बहाना बना दिया, जब तक आप लोग पसंद कीजिए हम एक बाहर का चक्कर लगा कर आते हैं। सब लोग अपने अपने हिसाब से सेटल हो गए। वेदांत, आरोही, सिया और विराट को एक अलग जगह बैठा दिया गया। वेदांत आरोही को बेहद प्यार से निहार रहा था। सबके लिए पानी आया तो वेदांत ने अपने हाथ से गिलास उठाकर आरोही की ओर बढ़ा दिया। आरोही उसकी हर हरकत पर बस अवाक से उसे देखती जा रही थी। वेदांत में इतना बदलाव था जो कि उनके भावी जीवन के लिए एक खूबसूरत इशारा कर रहा था। आरोही की जितनी हैरानी सिया को भी थी। हालांकि वो ये बात अच्छे से जानती थी कि वेदांत बहुत जिम्मेदार इंसान है। जब बात मस्ती मजाक से हटकर उसकी जिंदगी से जुड़ी होगी तब उसका बचपन उतर कर जरूर संजीदगी में बदलेगा। लेकिन अब जो वो अपनी आंखों से देख रही थी ये तो शायद उसने भी कल्पना नहीं की थी। आरोही ने वेदांत के गिलास से हाथ लेकर झिझकते हुए कहा, थैंक यू। थैंक यू किस बात का? पानी ऑफर विक्रांत ने किया है और आप तक देने में मैंने कोई मेहनत नहीं की, बस आपका ख्याल रखना तो मेरा फर्ज है ही। वादा जो किया है अंकल आंटी से। वेदांत ने इतने प्यार से कहा कि आरोही उसे देखती ही रह गई। सक्षम ने भी कभी उसे इतने प्यार से इतने सम्मान से वो जगह नहीं दी थी जिसकी वो हकदार थी। वहीं पास बैठे विराट और सिया ने भी ये सुना तो सिया के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान दोनों को देखकर जरूर छाई थी। लेकिन विराट बस अब भी सिया पर ध्यान लगाए हुए था। उसने जब वेदांत की बात सुनी तो एक शर्मिंदगी उसे अपने अंदर भी महसूस होने लगी। क्या यही वादा उसने सिया के माता पिता से नहीं किया था? लेकिन वो क्या कर रहा था? न वो उनकी बात का मान रख रहा था और उल्टा सबको धोखा दे रहा था। सो अलग सब लेटेस्ट डिजाइन है इस रिंग कलेक्शन में। आजकल ज्यादा लोग को यही पसंद आ रही है। बोलते हुए विक्रांत ने सामने इशारा किया तो रिंग्स की वैरायटी उसके स्टाफ में दो लोगों ने उनके सामने रख दी। वेदांत ने आरोही को देखते हुए कहा, पसंद कीजिए। आरोही ने उसे देखा और फिर अंगूठी देखने लगी। एक बार पहले भी तो उसने ऐसे ही अंगूठी पसंद की थी और वो उंगली से उतार कर जीवन भर का दर्द दे गई। आरोही की आंखें भर आई तो एक बूंद न चाहते हुए भी नीचे कांच पर जा गिरी जिस पर फिलहाल रिंग्स की ट्रे रखी हुई थी। वेदांत ने ये देखा तो उसे बहुत दुख हुआ। सबके बीच वो कुछ कह भी नहीं सकता था। उसने एक बार फिर पानी का गिलास उठाकर आरोही की झुकी नजरों के सामने कर दिया। आरोही ने हैरानी से गर्दन उठाकर उसे देखा तो वेदांत ने आंखों से ही उसे गिलास ले लेने का इशारा किया और उसने चुपचाप पानी का एक घूंट ले लिया। ग्लास वापस हाथ में लेते हुए वेदांत ने टेबल पर रख दिया और आरोही का हाथ अपने हाथ में थाम लिया। ये तो और भी ज्यादा हैरान भरा था, बिल्कुल अप्रत्याशित। आरोही ने फिर उसे देखा तो वो मुस्कुराकर उसकी ओर झुकते हुए आहिस्ता से बोला, मैंने कहा था ना, पुरानी यादें एकदम से नहीं जाएंगी, लेकिन धीरे धीरे नई यादों के साथ वो धुंधली जरूर हो जाएंगी और आप पर असर करना बंद कर देंगी। आरोही ने उसे देखा तो वो उसकी उम्र से भी ज्यादा समझदार दिखाई पड़ रहा था। क्या सच में इसका उम्र से कोई लेना देना नहीं था? आरोही सोचती ही रह गई। इधर सिया और विराट दोनों ही चुपचाप से बैठे हुए अंगूठियों को घूर रहे थे, लेकिन दिमाग तो दोनों का ही कहीं और था। क्या बात है सिया जी, आपको अब तक कुछ भी पसंद नहीं आया?
विक्रांत ने पूछा तो सिया होश में आई और बोली, जी, मैंने पूछा आपको कुछ भी पसंद नहीं आया या फिर आप कंफ्यूज हो गई हैं? विक्रांत ने पूछा तो सिया इधर उधर देखते हुए बोली, नहीं, वो बस ऐसे ही। उसकी नजर इस बीच विराट से टकराई तो विराट उसे खामोशी से देखने लगा। विक्रांत के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई और वो बोला, आप दोनों अगर ऐसे ही एक दूसरे को देखते रहे तो रिंग्स पसंद नहीं कर पाएंगे। उसके मजाक से सिया थोड़ी असहज होकर अंगूठी देखने लगी, लेकिन विराट को उसका बोलना कुछ खास पसंद नहीं आया। वो बात बेबात सिया से बात करने की कोशिश क्यों कर रहा है? एक अकेली वही तो नहीं है यहाँ, लेकिन ये सिर्फ विराट को ही क्यों लग रहा है? बाकी सब तो कितने निश्चित होकर अपनी अपनी पसंद देखने में लगे हैं। विराट ये सब सोचते हुए सबको देखने लगा। सिया ने देखा कि आरोही और वेदांत ने एक पेयर चुन भी लिया था, जो दोनों को ही बहुत पसंद आया था। वो फिर से अंगूठियां देखते हुए बोली, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, सभी अच्छी हैं। सिया ने सब तरफ देखते हुए कहा तो विक्रांत बोला, अरे, आप कंफ्यूज हो रही हैं? विराट जी, आप ही देखिए ना, शायद सिया जी अकेले ही परेशान हो रही है। विराट ने विक्रांत को घूरा। कुछ ज्यादा ही परेशानी हो रही थी उसे सिया के परेशान होने पर। विराट ने उसे घूरते हुए अंगूठियों पर नजर डाली और एक अंगूठी की ओर इशारा करते हुए सिया से बोला, ये? सिया ने बोला, ठीक है, लेकिन असल में उसका साइज थोड़ा बड़ा होने से वो सिया को ज्यादा पसंद नहीं आई थी। लेकिन अब कौन सी सच की सगाई है, यह सोचकर सिया ने ठीक है बोल दिया। उसका बोलना विराट समझ चुका था कि कुछ खास चमक नहीं आई थी उसकी आंखों में। ये तो आपने आधे अधूरे दिल से कहा है, और देखिए ना, जब तक दिल से हाँ ना निकले बात नहीं बनेगी। आखिर सगाई है आप लोगों की। विक्रांत ने जैसे ही कहा, विराट फिर से उसे इग्नोर करते हुए अंगूठी देखने लगा तो सिया ने फिर से उसकी पसंद की अंगूठी पर हल्की सी मुस्कान के साथ हुंकार भरी। संतुष्टि अब भी नहीं थी। विक्रांत ये देखकर बोला, आप ये देखिए सिया जी। बोलते हुए उसने एक और अंगूठी का पैर दिखाया, जिसका बहुत प्यारा और छोटा सा डिजाइन था। उसे देखते ही सिया की आंखों में चमक सी आ गई और उसने तुरंत हाथ बढ़ाकर उस अंगूठी को ले लिया और पास से देखने लगी। उसे ये अंगूठी कितनी पसंद आई थी, ये बताने की जरूरत ना विराट को थी और ना विक्रांत को। मुझे मालूम था ये आपको जरूर पसंद आएगी, विक्रांत ने कहा तो विराट अब की बार गुस्से से उसे देखने लगा। विक्रांत संभलते हुए बोला, आई मीन रोज का काम है ना, कस्टमर देखकर समझ आ जाता है, टेस्ट का अंदाजा हो जाता है। बहुत ही अच्छा अंदाजा है आपका। बोलते हुए विराट ने तंज कसा। उसका लहजा सुनकर वेदांत मुस्कुराकर मन में बोला, तीर निशाने पर लग गया। विक्रांत सिया से बोला, पहन कर देखिए ना। सिया ने हल्की सी हामी भरते हुए उसे पहना तो अंगूठी ही फंस गई। अरे क्या हुआ? विक्रांत ने बोलते हुए उसका हाथ पकड़ा, दिखाइए, और उसकी रिंग ठीक से सिया की उंगली के अंदर कर दी। हो गया, अब देखिए। बोलते हुए विक्रांत ने जैसे ही सिया को देखा, सिया विराट को देख रही थी और विराट गुस्से से विक्रांत को। अब जाकर विक्रांत को अंदाजा हुआ कि उसकी अंगूठी एडजस्ट करना विराट ने दिल पर ही ले लिया है और उसने अंगूठी पहनाने वाला फॉल समझ लिया है। उसने हड़बड़ाते हुए कहा, मतलब अंगूठी फंस गई थी ना? अब की बार विराट ने अंगूठी उसका हाथ पकड़कर बड़ी ही आसानी से बाहर निकालते हुए कहा, कोई और? सिया जो इस पल को हैरानी से देखने लगी, जबकि वेदांत मुस्कुरा पड़ा। अब तो विक्रांत को उसे अंगूठी दिखाने में भी डर लगने लगा था। लगा कि विराट उसका सिर ही ना फोड़ दे। उसने डरते हुए एक और ट्रे सामने कर दी। अब तक विराट को भी सिया की सोबर सी पसंद का अंदाजा हो गया था। उसने अब उसी तरह की दूसरी अंगूठी छाटी और सिया को दिखाते हुए बोला, ये? सिया पर तो अब अजब सा सुरूर छा गया था। उसे तो यकीन ही नहीं हुआ कि विराट ने ऐसा कुछ भी किया था या फिर ये उसका सिर्फ एक वहम मात्र था। सिया? विराट की आवाज से सिया होश में आई और उसने अंगूठी देखते हुए कहा, बहुत बहुत अच्छी है। अंगूठी सच में अच्छी लगी थी उसे, लेकिन अब अंगूठी से ज्यादा बढ़ी हुई धड़कनों को संभालना था। ये ठीक है। बोलते हुए विराट ने उसका पैर निकालकर अपनी उंगली में पहनते हुए कहा और बोला, ये फाइनल है। वेरी गुड चॉइस, विक्रांत ने बड़ी खुशी से कहा और उसकी अंगूठियां ले ली। इधर आरोही और वेदांत ने भी अपनी पसंद फाइनल करवा ली थी। आरोही और सिया के पिताओं ने लड़कों की अंगूठी का पेमेंट कर दिया और रमा जी ने अपने लिए पसंद की चुल्ली के साथ साथ बाकी की अंगूठियों का भी चेक दे दिया।
सब आगे खरीदारी करने चल पड़े, लेकिन जाते जाते विराट विक्रांत पर नजर डालना ना भूला था। विक्रांत सबके जाते ही वेदांत से बोला, तू पिटवाएगा मुझे? अरे नेक काम है, तेरी वजह से अगर 2 दिन मिले तो इससे बड़ा नेक काम क्या होगा। खा लेना थोड़ी सी मार, सबकी दुआएं लगेंगी तुझे और जल्दी ही तेरे भी सिर पर सेहरा सजेगा। वेदांत उसके गले में हाथ डालते हुए बोला तो विक्रांत उसे घूरते हुए बोला, उसके पहले कहीं मैं दूसरी वाली ससुराल ना पहुंच जाऊं। वेदांत हंसते हुए बोला, चिंता मत कर, ऐसा हुआ तो भी जमानत करवाने आ जाऊंगा। विक्रांत गुस्से से बोला, बहुत बेशरम है तू। वेदांत बोला, पर आज सच में तूने कमाल कर दिया। वेदांत के बोलते ही विक्रांत बोला, बाल बाल बच गया, बस ये समझ। और दोनों ही फिर एक दूसरे को देखकर हंस पड़े। विक्रांत मुस्कुराकर बोला, वैसे एक बात तो है। क्या? ये जोड़ी कमाल है। बोलते हुए विक्रांत हल्का सा मुस्कुराया तो वेदांत बोला, ये तो है, आखिर वेदांत मिलाई जोड़ी है, तुम्हारी भी कम नहीं है। विक्रांत ने अब की बार उसे देखते हुए कहा तो वेदांत ने स्टाइल से आंखों पर गोगल चढ़ाते हुए कहा, ये तो मुझे मालूम है। विक्रांत उसे देखता ही रह गया और वेदांत आगे बढ़ते हुए बोला, जरूरत पड़ेगी तो कॉल करूंगा तुझे। विक्रांत वहीं खड़ा उसे देख बड़बड़ाता रह गया, ये नहीं सुधरने वाला। कहते हैं ना कि एक बार दिमाग में कोई चीज जगह बना ले तो इंसान उसे निकाल नहीं पाता, वही हाल अब विराट का हो रहा था। विक्रांत ने सिया से बात क्या कर ली थी? अब तो मॉल में सिया की तरफ उड़ती हर नजर ही उसे गुस्सा दिला रही थी, या ये कहे कि फिर पहले से लगी आग को भड़काने का काम कर रही थी। अब कुछ लोग परिवार को भी देख रहे थे और मौजूद तो आरोही भी थी उनके बीच, लेकिन हर निगाह जाने कि वो विराट को सिया के लिए ही लग रही थी और अब शॉपिंग में उसका रत्ती भर मन नहीं बाकी था। अब तो बस निगरानी हो रही थी। क्या हुआ भाई, आप इधर उधर क्या देख रहे हैं इतनी देर से? अपनी लगाई आग की आंच नापने के उद्देश्य से वेदांत ने विराट से पूछा, लेकिन विराट अब भी उस आग में तप रहा था। वो बोला, कुछ नहीं, मात्र कोरे शब्द, वरना लहजा और चेहरा कुछ और ही कहानी कह रहा था। वेदांत मुस्कुरा दिया, फिर ठीक है, देखिए ना सिया भाभी और आरोही साथ में कितने अच्छे लग रहे हैं ना। कितना अच्छा होता कि दोनों एक साथ ही रहती, लेकिन अफसोस, जब सिया भाभी इस नाटक के बाद चली जाएंगी और आपकी वाइफ इनकी जगह लेंगी तो पता नहीं आरोही के साथ इतना मिलजुल पाएंगी या नहीं। बार बार एक ही जगह वार करने से घाव तो गहरा ही होना था। वो सिया और आरोही को देखने लगा, लेकिन देवरानी जेठानी के तौर पर देखने से पहले ही सिया के चेहरे पर जमी नजर हटी ही नहीं। फिर वही उदासी, मायूसी और खोखली हंसी, कितना करीब से जानने लगा था वो उसे। उसकी हंसी भी समझ आ रही थी कि कब वो दिल से है और कब दिखावा। जाने को ये सब अब अच्छा नहीं लग रहा था। वैसे मैं तो कहता हूँ कि आप दोनों अभी से ही अपने पार्टनर्स की तलाश शुरू कर दो, आखिर बाद में भी तो सेटल होना ही है। वेदांत ने फिर आग में घी स्वाहा किया। विराट ने वेदांत की बात हवा में उड़ा दी। उसे कहाँ किसी में दिलचस्पी थी, लेकिन वेदांत फिर बोल पड़ा, वैसे तो विक्रांत भी पूछ रहा था सिया जी के बारे में। अब ये बात विराट के कान खड़े कर गई और वो झटके से उसकी ओर देखने लगा। छोटा नहीं है कुछ सियासी, विराट ने कहा तो वेदांत उसे देखते हुए बोला, उम्र कहाँ मैटर करती है भाई, दिल करता है मेरा और आरोही कहीं देख लीजिए। अब तो हथौड़ा मार ही दिया था वेदांत ने, वो भी विराट के दिल पर। सच में जब आरोही और वेदांत साथ हो सकते हैं तो विक्रांत में क्या बुराई है। अच्छा दिखता है, अच्छा कमाता है और बातें वो तो उससे भी अच्छी करता है। सब कुछ मुमकिन दिखाई पड़ने लगा था अब तो उसे। खरीदारी जारी थी, लेकिन अब उसका मन कहाँ उसमें लगना था। सिया और आरोही के लेंगे विराट और वेदांत के कपड़े, और वो भी वेदांत ने ही चुने, क्योंकि विराट तो ख्यालों को बनाने में लगा था और उसमें सिया ही सिया थी। आधा दिन बीत गया और सभी तक कर चूर हो गए। गनीमत थी कि शॉपिंग पूरी हो गई, क्योंकि इच्छा न विराट की थी और न सिया की। आरोही खुद में और नए रिश्ते की उलझन में उलझी थी। बस खुश थे तो लड़कियों के माता पिता और वेदांत, जिसे पता था कि आने वाला वक्त अलग खूबसूरत करवट लेगा। घर लौटने के बाद सिया ने वेदांत को फोन मिलाया तो वेदांत फिर से हंसी टिटोली के मूड में आ गया और बोला, अरे मुझे तो लगा था कि मेरी होने वाली धर्म पत्नी का फोन आएगा, लेकिन इसे तो आप व्यस्त रखने का काम कर रही हैं भाभी जी। मजाक नहीं वेदांत,
सिया गंभीर थी तो वेदांत बोला, अरे आपको नहीं हंसना तो मत हंसिए, हमारे हंसने पर क्यों बैन लगा रही है? वो लड़का विक्रांत, वो क्लिनिक मेरे सामने नहीं आया और ना ही उसकी चाची को मैंने कोई थेरेपी दी, मुझे अच्छी तरह याद है। सिया कड़कड़ाती आवाज में बोली तो वेदांत हंसते हुए बोला, अच्छा, फिर गलतफहमी हुई होगी बेचारे को। सब सच बताओ, चल क्या रहा है तुम्हारे खुराफाती दिमाग में? सिया को गड़बड़ का अंदाजा तो पहले ही से था, अब उसकी हंसी ने इस बात को प्रमाणित भी कर दिया। मुझ भोले भाले लड़के पर इतने गंभीर आरोप? वेदांत का मजाक के लहजा अब भी कायम था। वेदांत प्लीज। अब सिया की झल्लाहट पार होने पर थी। रिलैक्स, आपको भैया की मुंह से उनकी दिल की बात नहीं जाननी? वेदांत ने पूछा तो सिया बोली, ये सब करके तुम उसे जबरदस्ती मेरे करीब नहीं कर सकते वेदांत, प्यार जबरदस्ती नहीं करवाया जा सकता। उसने कहा तो वेदांत बोला, लेकिन अगर प्यार हो तो उसका एहसास तो करवाया जा सकता है ना? वेदांत की बात सुनकर सिया कुछ पल के लिए शांत पड़ गई। भैया के दिल की बात जुबान पर आने तो दीजिए, वेदांत ने कहा तो सिया के मन में एक उम्मीद सी जाग उठी। और अगर फिर भी उसे एहसास नहीं हुआ तो? सिया के मन में आस के साथ साथ डर भी छा गया तो वेदांत बोला, तो क्या आएंगे आपकी शादी में टूटे दिल के साथ गुलदस्ता लेकर? और वो जोर से हंस पड़ा। शट अप! सिया उसका जवाब सुनकर तिलमिला उठी और फोन काटने को हुई, उससे पहले ही वेदांत बोला, अरे लेकिन बुलाएंगी या नहीं उन्हें अपनी शादी में? तुम? बोलते हुए सिया ने दांत पीसे और गुस्से से बोली, तुम्हारे साथ अच्छे से बात करना ही गुनाह है। थैंक यू। बोलते हुए वेदांत बेशर्मी से मुस्कुराया तो सिया ने गुस्से से फोन काट दिया और वेदांत उसका रिएक्शन देखकर हंसता ही रह गया। सिया कुटते हुए उसे मन ही मन गाली ही दे रही थी कि दोबारा उसका फोन बजा। वेदांत का समझकर उसने फिर से फोन उठाया और गुस्से से बोली, हाँ बुलाऊंगी तुम्हें भी अपनी शादी में और विराट को भी, बस खुश, खाना खाकर जाना। अचानक से सामने से सन्नाटा छा गया और सिया दोबारा बोली, हेलो। बड़ी मुश्किल से गला साफ होने की आवाज आई और सिया ने झटके से मोबाइल स्क्रीन की ओर देखा जिसमें विराट का नाम चमक रहा था। तो सिया हैरानी से बोली तो विराट ने कहा, शायद किसी और के फोन की उम्मीद थी। नहीं वो। बोलते हुए सिया रुक गई और फिर गहरी सांस लेकर बोली, तुम बोलो, क्या काम था? एक दिन में इतना परायापन, क्या काम था? आज तक बस उसने काम के लिए तो उससे बात की है। हाँ शायद। उसके अलावा कभी सिया ही आगे रहकर मस्ती मजाक करती थी जब खालीपन जगा रहा था। नहीं, कोई काम नहीं था। विराट ने गहरी सांस लेकर कहा तो सिया भी खामोश हो गई। बिना काम के बात नहीं कर सकते क्या? विराट ने पूछा तो सिया बोली, तुमने शायद खुद ही तो सब खत्म करने की बात की थी, तो फिर अब बात करने के लिए बचा ही क्या है? सबसे मतलब हमारी दोस्ती में? विराट ने पूछा तो सिया बोली, मेरी गलती हर चीज पर भारी जो पड़ गई। विराट को याद आने लगा कि सिया से उसने बस उसकी गलती के बाद एक कटाव ही बनाना चाहा था। वो तो खुद आगे रहकर पीछे पड़ी थी और शायद उसे उसकी पहचान से रूबरू करवाने के लिए उसके आसपास ही रही। ऐसा कुछ नहीं है, तुमने मेरे लिए जो किया है वो। विराट अभी कह ही रहा था कि सिया बोल पड़ी, एहसान था, बता चुके हो तुम। अजीब सी कड़वाहट थी बोलने में जो विराट तक पहुंची भी थी। तुम्हें हुआ क्या है? आखिर वो भी परेशान हो चुका था। मुझे क्या होना है? सिया को भी गुस्सा आने लगा था। सुबह से तुम अजीब सा बिहेव कर रही हो, एक बार भी ठीक से बात नहीं की और ना ही अब कर रही हो। विराट ने कहा तो सिया बोली, बात करने के लिए कुछ है ही नहीं तो क्या बात करूं तुमसे? विराट बोला, ऐसे तो नहीं बोलती थी तुम पहले कभी। उसे अब कुछ चुभने लगा था तो सिया बोल उठी, पहले जैसा अब कुछ है भी तो नहीं। अचानक से क्या हुआ है तुम्हें? उसने पूछा तो सिया बोली, ना मैं बता पाऊंगी और ना तुम समझ पाओगे विराट, इसलिए जाने दो, एक बार कोशिश तो करके देखो। विराट जाने क्यों अजीब सी भावनाओं में बह रहा था। मेरी कोशिशें बेकार चली गई। जाने अनजाने सच्चाई जुबान पर आ गई और बस एक खामोशी दोनों के दरमियान पसर चुकी थी। एक गहरी खामोशी। सिया का मतलब विराट नहीं जानता था, लेकिन कुछ तो उसे महसूस हुआ था। उसके बोलने में दर्द तो छलका था, दर्द जिसे वो अनदेखा नहीं कर पाया। और कोई बात तो नहीं? रखती हूँ। सिया का गला भर आया।
विराट का भी दिल भारी होने लगा। जाने क्यों नहीं बोल रही थी वो उससे। अकेले झेल रही थी कोई बड़ा दर्द जिसे वो महसूस कर रहा था। विराट कुछ बोल भी नहीं पाया था और फोन सामने से कट गया। ऐसा लगा मानो किसी ने मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया हो उसके। अचानक ही उसे सिया की शुरुआत की बात याद आने लगी। हाँ, बुलाऊंगी तुम्हें भी अपनी शादी में और विराट को भी, बस खुश खाना खाकर जाना। सिया की शादी? अचानक से वेदांत के दिन भर में बोए बीजों को एक बार फिर खाद पानी मिल चुका था और वो पूरी तरह से अंकुरित होने के लिए तैयार थे। नतीजन विराट को बेचैनी होने लगी और वो करवट बदलता रहा रात भर। इसी बेचैनी के कारण रात भर नहीं सो पाया। पिछली रात सिया की आंखें लाल थी और आज हिसाब विराट को चुकाना पड़ रहा था। देर से जाने कब सोया नहीं मालूम, लेकिन दिन चढ़ने तक आज उसकी नींद ही नहीं खुली। फोन की घंटी की आवाज हल्की से तेज होने लगी और उसने नींद में ही फोन उठाया तो अभिजीत बोला, कितनी देर लगा दी फोन उठाने में मेरे भाई? अभिजीत, उसने उम्मीदी आवाज में कहा तो अभिजीत मुस्कुराकर बोला, लगता है सगाई की खुशी में नींद नहीं आ रही और रात की कमी दिन में पूरी की जा रही है। अब उसकी बात सुनकर विराट की नींद पूरी तरह उड़ गई। उसकी सगाई? सिया? जाने कैसे सो गया वो। उठते ही एक बार फिर सिया का ख्याल उसके दिमाग में ताजा हो उठा। कैसी अजीब सी कश्मकश थी। एक ही नाम था जिसके जिक्र भर से बेचैनी भी हो रही थी और राहत भी उसी से मिल रही थी। सुन रहे हो? अभिजीत की आवाज से वो होश में आया और वो बोला, हाँ सुन रहा हूँ। सब ठीक है ना? जाने क्यों उसकी आवाज से अभिजीत को परेशानी झलकी, लेकिन विराट ने उसे टालते हुए कहा, हाँ बस थकान ज्यादा हो गई थी इसलिए नींद नहीं टूटी। अब वो अभिजीत को क्या बताता जब उसे खुद ही कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने ये बताने के लिए फोन किया है कि मैं भी पहुंच रहा हूँ, अभिजीत ने कहा तो विराट चौंक गया और बोला, लेकिन किसी ने देखा तो? कोशिश तो यही रही कि कोई देख ना पाए, लेकिन जब से तुम्हारी सगाई की खबर सुनी तो रोक नहीं पा रहा खुद को, अभिजीत ने कहा तो विराट खामोश हो गया। माना हमारे माँ बाबा अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जब खून के रिश्ते से जुड़ा सबसे बड़ा रिश्ता जिंदा है जो हमारी पहचान है तो कैसे नहीं आऊँगा। उसकी बात सुनकर विराट भावुक हो गया। अगर माँ बाबा जिंदा होते तो इतने बड़े दिन पर कैसे तुम्हारे साथ नहीं होते। अब वो तो नहीं लेकिन मैं तो हूँ, मैं जरूर आऊँगा, अभिजीत ने कहा तो विराट का दिल भर आया और वो बोला, मैं वेदांत से कहूँगा कुछ अरेंजमेंट करने के लिए। चिंता मत करो, बहुत रिपोर्टिंग की है मैंने ऐसे गेटअप चेंज करके, आज तक कोई नहीं पकड़ सका, अभिजीत ने कहा तो विराट मुस्कुराकर बोला, मैं तो भूल ही गया था कि इस काम में तुम्हें महारत हासिल है। अभिजीत बोला, वैसे भी तुम्हारे सिया से भी पुराने हिसाब पूरे करने हैं। अब जब रिश्ते में भाभी बनने जा रही है तो कसर पूरी करनी तो बनती है, अभिजीत ने कहा तो जाने क्यों विराट मुस्कुरा गया और उससे बोला, वैसे मिली कहाँ थी सिया तुम्हें? मिली नहीं थी, सीधे साथ बांधने की तैयारी के साथ मिलवाई गई थी, अभिजीत ने उसके साथ मजाक किया, लेकिन विराट के दिमाग में उसकी बात अटक गई और वो बोला, बांधने की मतलब? अरे उसकी माँ और मेरी माँ, मतलब मुझे पालने वाली माँ की दोस्ती थी ना, तो हम दोनों को ये शादी के लिए मिलवाया था। दोनों ने हमारा रिश्ता लगभग पक्का ही कर दिया था और वो भी ऐसे कि कुछ ही दिन में हमारी शादी भी निपटा देते अगर हम दोनों थोड़ा दिमाग ना लगाते, अभिजीत ने कहा तो विराट एक बार फिर सदमे में आ गया। सिया की शादी की खबर ऐसे कैसे उस पर हमले की तरह काम कर रही थी। पहले विक्रांत का उस पर चांस मारना और अब अभिजीत के साथ भी उसका रिश्ता जुड़ने की कोशिश पर वो सुनने में दर्द महसूस कर रहा था। फिर विराट ने डरते हुए पूछा तो अभिजीत हंसते हुए बोला, फिर क्या? उसकी किस्मत में मेरी जान खाना ही लिखा था। वैसे नहीं तो ऐसे ही सही, अब भाभी बनकर तांडव करेगी सिर पर। खुश होने वाली बात थी, लेकिन सच्चाई तो विराट को ही मालूम थी, इसलिए रह रह कर दिल में टीस उठ रही थी जो ना कहीं जा रही थी और ना सही जा रही थी। काश सिया ने ये सब नहीं किया होता, सिमरन असल जिंदगी में होती, आज उसकी सिमरन से सगाई हो रही होती और सिया भी बिना किसी दाग के अलग हो जाते, लेकिन सब कुछ उलझ कर रह गया था। कहाँ खो गए? अभिजीत ने पूछा तो विराट की तंद्रा भंग हुई और वो खुद को संभालते हुए बोला, नहीं कहीं नहीं, बस ऐसे ही। ठीक है फिर मैं आकर बात करूंगा, उसने कहा तो विराट बोला, कुछ मालूम चला? कोशिश जारी है,
बाकी अभी तुम अपनी सगाई पर पूरा ध्यान दो, ये दिन बार बार नहीं आएंगे। उसने उसे समझाया और दोनों भाई ने कुछ देर बात करके फोन रख दिया। जाने क्यों एक बार सिया की आवाज सुनने का मन गया। कल तो ठीक से बात भी नहीं की थी उसने, शायद अब मूड ठीक हुआ हो। सोचकर उसने सिया को फोन मिलाया, लेकिन सिया ने फोन नहीं उठाया। एक बार फिर निराशा के साथ उसने मोबाइल किनारे रख दिया और आज मन सही नहीं था। फिर घर पर रहकर और बेचैनी होती, इसलिए तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल गया। देखते देखते सगाई का दिन भी आ गया। सिया और विराट की कोई बात नहीं हुई इन दिनों में। विराट ने कोशिश भी की, लेकिन सिया का एक मैसेज आता था कि वो बिजी है और कोई ज़रूरी बात हो तो वह मैसेज छोड़ दे। सिया के इस रवैये से विराट के अंदर चिड़न भरती जा रही थी, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। सिया का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन सरिता जी ने जबरदस्ती उसे पार्लर भेजने की जिद पकड़ ली थी। हाल आरोही का भी वही था, इसलिए उसकी मम्मी ने आरोही और सिया दोनों के लिए एक ही पार्लर की बुकिंग कर ली थी। दोनों भावी दुल्हनों के चेहरे से नूर गायब सा था। सिया बस किसी मशीन की तरह बैठी हुई थी और आरोही अपने पुराने कड़वे अनुभवों की याद ताज़ा होते ही खुद को संभालने की पुरजोर कोशिश में लगी हुई थी। विराट और वेदांत के घर पर ही स्टाइलिस्ट बुलवाए गए थे और ये सब अरेंजमेंट भी वेदांत ने ही करवाया था। अपनी सगाई के लिए तो वो खासा उत्साहित था ही, लेकिन लगे हाथ वो विराट और सिया के लिए भी ये दिन यादगार बनाने की कोशिश में था। यशवंत जी ने जब दोनों बेटों को एक साथ तैयार देखा तो उनका दिल भर आया। जब वो कमरे में आए तो वेदांत अपनी आधी तैयारी और स्टाइलिस्ट को किनारे रखकर विराट के कोट में ब्रोच लगा रहा था। बेटे भले ही उनके दोनों विपरीत परिस्थितियों में उनसे जुड़े थे, लेकिन उनका प्रेम दोनों के लिए असीम था और दोनों का आपस में प्रेम देखकर उनके मन में हर खुशी की लहर दुगनी तेजी से दौड़ रही थी। पापा, विराट ने उन्हें देखा तो बोला, और उसके साथ ही वेदांत का भी ध्यान उनकी ओर गया और वो भी चौंकते हुए बोला, डैड, अच्छे लग रहे हो दोनों। जाने क्यों बोलना तो बहुत कुछ चाहते थे, लेकिन मुंह से सिर्फ इतना ही निकला। भावनाओं का सैलाब तो था ही अंदर, लेकिन बाहर से भी वो हमेशा की तरह सीमित लग रहे थे। उनके पीछे रमज भी आई और उन्हें देखकर उनके कदम दो पल के लिए ठिठक गए। वेदांत उन्हें देखकर खुश हो गया। कुछ भी हो, वो उसकी माँ थी और अपने जीवन की इस खुशी में उसे उनका भी साथ और आशीर्वाद चाहिए था। मॉम, वेदांत के बोलते ही विराट और यशवंत जी ने भी उन्हें देखा तो वो चलकर उनके पास आ गई। माँ का दिल तो उनका भी था। विराट ना सही, वेदांत के लिए वो भी उत्साहित थी। हाँ, लड़की जरूर नापसंद थी, लेकिन फिर भी बेटे के इस बड़े दिन पर खुश तो वो भी थी। वो उसके पास आते हुए बोली, हो गए रेडी? नजर उन्होंने विराट पर भी डाली, लेकिन कुछ कहा नहीं। लग तो वो भी बहुत अच्छा रहा था, लेकिन फिर भी उन्होंने उसे अधिक महत्व नहीं दिया। हमेशा की तरह? हाँ, वेदांत ने जवाब दिया, जबकि विराट को हमेशा की तरह निराशा ही हाथ लगी। ममता उसे मिली ही कब थी। ये लो, ये रख लो, नजर नहीं लगेगी। बोलते हुए वेदांत की और कुछ पढ़ा तो वेदांत बोला, मॉम, ये आपके सुपरस्टिशियस? बहस नहीं अभी, उन्होंने कहा तो वेदांत ने चुपचाप वो रख लिया। यशवंत जी ने रमा जी की ओर देखा तो वो भी उन्हें देखते हुए बोली, विराट के लिए भी है, इतना घूरने की जरूरत नहीं है। और उन्होंने विराट के हाथ में भी कुछ रख दिया। विराट ने उसे लेकर अपनी जेब में रखा और उनके पैर छूने झुक गया। रमा जी के लिए ये प्रत्याशित था, लेकिन वो बोला, असली माँ पिता का तो नहीं पता, लेकिन अगर नंदा माँ भी होती तो आज आशीर्वाद जरूर देती। रमा जी ने यशवंत जी की ओर देखा तो वो उन्हें देखकर दूसरी ओर देखने लगे, मानो उन्हें उनसे कोई उम्मीद ही ना हो। विराट को भी लगा कि वो हमेशा की तरह आज भी बेवजह ही आस लगा बैठा और उसका दिल भारी हो गया। वो उठने को ही था कि उसे अपने सिर पर उनका हाथ महसूस हुआ। हालांकि उसमें हिचक थी, थोड़ी भावनाओं का अभाव था, लेकिन फिर भी जितना था शायद उसके लिए काफी था। वो चेहरे पर मुस्कान लिए उठ गया और उन्हें देखते हुए बोला, थैंक यू मॉम। उन्होंने हल्के से सिर हिला दिया। यशवंत जी भी उन्हें गौर से देखकर समझने के प्रयास में थे, लेकिन कुछ सफलता हासिल नहीं कर पाए थे। वेदांत जो पास खड़ा ये देखकर मुस्कुरा रहा था और रमा जी उसे देखकर बोली, तुम क्यों हंस रहे हो? तुम्हें नहीं लेना आज के दिन आशीर्वाद अपनी माँ का? वेदांत उनकी बात सुनकर बोला, क्या मॉम, आप कब से ओल्ड फैशन हो गई? हाँ,
सारा फैशन मेरे सामने ही याद आता है तुम्हें? अभी तुम्हारी सास दिख जाएगी तो पैरों में लौट जाओगे उसके। रमा जी आंखें दिखाते हुए बोली तो विराट की हंसी भी नहीं रुक पाई और यशवंत जी भी अपनी मुस्कान नहीं छुपा पाए। वेदांत उनके पैरों में झुकते हुए बोला, यू आर सो जेलस वुमन। निगरानी डैड की करनी चाहिए और करती मेरी रहती हो। रमा जी उसके कान पकड़ते हुए बोली, ज्यादा बोलो मत वरना भूल जाऊंगी कि आज सगाई है तुम्हारी। मॉम प्लीज। वेदांत ने कान बचाते हुए कहा तो रमा जी ने प्यार से उसके भी सिर पर हाथ फेर दिया। सभी लोग साथ में हॉल के लिए अग्रसर हो गए। हॉल में पहले से ही सिया और आरोही के परिवार वाले मौजूद थे। उन्हें तो बड़े घराने से वैसे भी थोड़ा भय ही था, इसलिए किसी बात का मौका दिए बिना वो दोनों परिवार उनके आगमन से पहले ही वहां पहुंच चुके थे। वेदांत और विराट दोनों ही जब आए तो दोनों लड़कियों की माएं अपने अपने दामाद को देखकर खुश हो गई। दोनों ने ही उनकी बधाइयां ले डाली। वेदांत जैसे ही आरोही के माता पिता को देखकर उनके पैर छूने के लिए झुका तो उसे रमज की बात याद आ गई और उसकी नजर झुके हुए ही अनायास उनकी ओर घूम गई। और उसका अंदाजा बिल्कुल सही था, वो उसे घूर ही रही थी। उसने जल्दी से नजर बचाकर उनके पैर छू लिए और उठते हुए बोला, आरोही जी नहीं दिख रही। सब लोग हंसी दबाए उसकी ओर देख रहे थे और रमज जी तो मानो किसी दीवार में सिर मारने का सोच रही थी। ये पहला दूल्हा था जो बेशर्मी से अपने ससुराल वालों के सामने अपनी दुल्हन के बारे में पूछ रहा था। आरोही की माँ ने अपनी हंसी दबाते हुए कहा, पार्लर से आएंगी दोनों साथ में ही। ये सुनते ही वेदांत विराट के चेहरे पर भी सुकून आया था। कब से उससे बात करने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो बात ही नहीं कर रही थी और आज सगाई के दिन भी उसने उसका फोन तक नहीं उठाया था। बस एक मैसेज छोड़ दिया था कि वो टाइम से आ जाएगी। कोई और खास बात हो तो वो मैसेज छोड़ दे। बस ये फॉर्मल बातचीत का सिलसिला जब से शुरू हुआ था विराट का सुकून ही जैसे ले उड़ा था और सोचा था कि शायद आज उसका अंत होगा, लेकिन आसार अब भी दिखाई नहीं दे रहे थे। खैर दोनों का इंतजार खत्म हुआ जब दोनों ही लड़कियां तैयार होकर वेन्यू पर आ गई। सिया के बीच लहंगे के साथ लाइट मेकअप उसे और भी खूबसूरत बना रहा था। ब्लैक सूट पहने विराट के साथ वो पूरी तरह से कॉम्प्लीमेंट करने के लिए रेडी थी और विराट भी उसे देखकर अपनी नजरें हटाना भूल ही गया था। दिल की धड़कन कुछ बढ़ सी गई थी और बेचैनी को भी सुकून मिलने लगा था। लाइट पर्पल कलर के लहंगे में आरोही भी बहुत सुंदर लग रही थी। वेदांत जिसने ब्लू सूट पहना था उसे कॉम्प्लीमेंट करते हुए वो बहुत प्यारी लग रही थी। वेदांत तो सबके बीच भी उसे बेरोक टोक देखे जा रहा था। उसने जितना सोचा था आरोही उससे भी ज्यादा सुंदर लग रही थी। दोनों लड़कियां जैसे ही आगे आईं, यशवंत जी और रमा जी के पैर छूने लगी। यशवंत जी ने तो दिल से लेकिन रमा जी ने ऊपर से ही ठीक है खुश रहो बोलकर पल्ला झाड़ लिया। कुछ देर बाद दोनों लड़कों को स्टेज पर भेज दिया गया और उन्होंने हाथ देकर अपनी अपनी जोड़ीदार को ऊपर बुला लिया। वेदांत का हाथ का स्पर्श पाकर जहां आरोही ने ऊपर देखा और उसे अपार प्रेम की अनुभूति हुई, वहीं सिया ने विराट की नजरों को देखकर तुरंत अनदेखा कर दिया और यहीं चोटिल विराट बार बार घाव खाकर घायल होता जा रहा था। दोनों जोड़े अभी अच्छे से सेट हुए थे कि मेहमानों की आवाजाही भी शुरू हो गई थी। सभी मेहमान आते हुए यशवंत जी और रमा जी से मिलते और फिर दोनों जोड़ों को बधाई देते। उतने में विराट की नजरें सामने गई जहां से एक आदमी अंदर आ रहा था। बियर्ड और बड़ी बाहें होने के साथ मोटे फ्रेम का चश्मा उसकी आंखों पर सजा हुआ था। मुंह में सिगार भरे हुए वो अंदर छोटे कदमों के साथ चला आ रहा था। साथ ही बालों का स्टाइल अब भी अपनी पहचान दिखा रहा था। विराट के चेहरे पर यह देखकर एक मुस्कान आ गई। वो आदमी जब चलकर आगे बढ़ा तो विराट के चेहरे की मुस्कान और भी बड़ी हो गई। सिया उसे अजीब सी निगाहों से देख रही थी। वहीं दूसरी ओर खड़े आरोही और वेदांत भी उसे गौर से देख रहे थे। किसी को भी वो पहचाना हुआ नहीं लग रहा था। दोनों जोड़ों ने एक दूसरे को अंगूठियां पहनाई और सब तरफ तालियों का शोर मच उठा। पुष्प वर्षा होने लगी और सभी के चेहरे पर हर्षोल्लास दिखाई पड़ने लगा। सभी एक एक करके दोनों जोड़ों को बधाइयां देने आने लगे और तस्वीर खिंचवाने लगे। वो आदमी भी अब स्टेज पर आया और बधाई हो बोलते हुए बुसिया और विराट को मुबारकबाद देकर एक गिफ्ट उनके सामने करते हुए बोला, ये मेरी तरफ से।
तुम आ गए वही बहुत है, इसकी जरूरत नहीं थी। विराट ने मुस्कुराकर कहा तो अभिजीत बोला, बड़े भाई की तरफ से कुछ तो होना ही चाहिए ना। उसकी बात सुनकर पास खड़ी सिया, जो उसे अजीब सी निगाहों से देख रही थी, उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। बड़े भाई, ये तुम कैसे कह सकते हो कि तुम ही बड़े होंगे? विराट ने कहा तो अभिजीत बोला, अब दोनों में से तो कोई तो बड़ा होगा ही। और उसी हिसाब से मैंने सोचा कि वो तो मैं भी हो सकता हूँ। विराट ने उसकी बात काटते हुए कहा तो अभिजीत बोला, चलो फिर छोटे भाई की तरफ से रख लो। वैसे इसकी उम्मीद तो कम लगती है, लेकिन अब इस राज को सुलझाने वाला तो कोई है नहीं, इसलिए हम आपस में ही मान लेते हैं। यूं तो अभिजीत झुकना नहीं चाहता था, पर शायद पहली बार जिंदगी में वो झुका था। कोई फर्क नहीं पड़ता, शायद आज माँ बाबा जहाँ भी होंगे हमें देखकर खुश होंगे। विराट ने बोलते हुए उसे गले से लगा लिया तो अभिजीत भी मुस्कुरा गया और बोला, उनकी आत्मा को शांति भी उसी दिन मिलेगी जिस दिन उन्हें न्याय मिलेगा, और वो दिन भी जल्दी आएगा। बेशक। इस बार विराट भी पूरे विश्वास से बोला। फिर अभिजीत अब सिया की ओर मुड़ते हुए बोला, आपको भी बधाई हो भाभी जी। सिया का हर बधाई पर चेहरा उतर जाता था, मानो इस नाटक को उससे और झेला ना जा रहा हो। जल्दी ही खुद को संभाल कर वो बोली, वैसे बिल्कुल पहचान में नहीं आ रहे हो। एक ही शक्ल दिखाकर दुश्मनों को आगाह थोड़ी ही न करना था। अभिजीत हल्की सी मुस्कान के साथ बोला तो सिया भी मुस्कुराकर बोली, बस यही बात तुम्हें अभिजीत बनाती है। तारीफ की उम्मीद तो नहीं रहती तुमसे, लेकिन फिर भी उसे मैं तारीफ के तौर पर ही लेता हूँ। थैंक यू। अभिजीत ने भी उसे वैसा ही जवाब दिया और दोनों मुस्कुरा दिए। उनके पास से अभिजीत वेदांत और आरोही की ओर बढ़ा और उन्हें भी बधाई देते हुए एक गिफ्ट देने लगा। ये कौन है? आरोही ने वेदांत से पूछा तो वो भी उलझा हुआ अभिजीत को देखकर पहचानने की नाकाम कोशिश कर रहा था। मैं विराट का दोस्त हूँ, अभिजीत ने कुछ भारी आवाज में कहा तो वेदांत और अजीब नजर से उसे देखने लगा। वो जानता था कि विराट का विहान और रिधिमा के सिवाय कोई दोस्त नहीं। ओह, आरोही ने फिर भी मुस्कुराकर कहा और अभिजीत के हाथ से गिफ्ट ले लिया। अभिजीत ने वेदांत को गले से लगाया और हल्के से बोला, खुश रहो छोटे। वेदांत की आंखें अब हैरानी से बड़ी हो गई और अभिजीत की आवाज सुनकर वो बोला, अभिजीत भैया, आप? आहिस्ता, आज बहुत लोगों से आमना सामना होना है, इसलिए तैयारी जरूरी थी। अभिजीत ने उसके कान में कहा तो वेदांत भी सिर हिलाते हुए बोला, मुझे बहुत खुशी है कि आप यहाँ आए। आना ही था। अभिजीत मुस्कुराकर उससे अलग हो गया और दोनों को बधाई देकर नीचे उतर गया। आरोही वेदांत को मुस्कुराते देखकर बोली, क्या हुआ, अब याद आ गया तुम्हें? वेदांत मुस्कुराकर उसकी ओर देखते हुए बोला, हाँ। तो इतनी देर से क्या हुआ था? उसने पूछा तो वेदांत उसे देखते हुए बोला, इतनी देर से आपके पास खड़े होकर होश ही कहाँ था? आरोही फिर से खामोश हो गई और उसकी आंखों की कशिश देखकर नजरें चुराकर दूसरी ओर देखने लगी। उसकी अदा पर वेदांत खुलकर मुस्कुरा दिया। इधर विराट भी सिया से बात करने की कोशिश करता, लेकिन कोई ना कोई आ ही जाता। कुछ देर की फुर्सत पाकर वो बोला, ठीक हो? सिया ने उसे बिना देखे ही हामी में सिर हिला दिया। विराट फिर से बोला, थकी ज्यादा लग रही हो, पानी मंगवाऊं? नाटक लंबा चलना है तो कितना पानी पीती रहूंगी? एक बार फिर वही कड़वापन था बोलने में। इस नाटक की शुरुआत तुमने ही की थी। विराट को भी अब गुस्सा आने लगा था। उसी की तो सजा भुगत रही हूँ। सिया अब भी सामने देखते हुए बोली तो विराट भी सामने देखते हुए बोला, तो खत्म कर दो यह नाटक। सिया बोली, बस कुछ दिन और, तुम पर हमला करने वाला सामने आ जाए, फिर ना तुम्हें मुझे झेलना पड़ेगा और ना ही मुझे इस बोझ के तले दबना पड़ेगा। तुम बोझ महसूस करती हो इस रिश्ते में? विराट ने उसे देखकर पूछा तो सिया बोली, रिश्ता ही तो नहीं है ना, वरना ये दिन और ये पल हर लड़की की जिंदगी में सबसे यादगार पल साबित होता है, ना कि मेरी तरह। बोलते हुए वो रुक गई। आखिर चाहती क्या हो तुम? विराट और सिया दोनों सामने देखते हुए बातें कर रहे थे और चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दे रहे थे, जबकि अंदर भावनाओं का तूफान जोर पर था। मैं जो चाहती हूँ वो तुम नहीं दे पाओगे, सिया ने फिर निराशा से कहा और विराट कुछ कह पाता उससे पहले ही फिर से मेहमानों की आवाजाही स्टेज पर शुरू हो गई। कुछ ही देर में विहान और रिधिमा भी विजेंद्र जी और तनुजा जी के साथ हॉल में दाखिल हुए। स्टेज पर बैठे विराट की नजर जैसे ही उन पर पड़ी, फिर से चेहरे पर एक मुस्कान छा गई।
आज उसकी भावनाओं का जोर अलग था। आज तक विहान उसका दोस्त था और तनुजा जी उसकी माँ, लेकिन आज उसे उनमें अपने खोए परिवार की कड़ी नजर आ रही थी। विजेंद्र जी और तनुजा जी यशवंत जी और रमा जी से मिले और उन्हें बधाई दी। उन्होंने भी उन्हें अपने दोनों समधी समधनों से मिलवाया, जिनसे तनुजा जी सहर्ष मिली, खास तौर पर सिया के माता पिता से। वो उनके भतीजे की होने वाली जीवन संगनी जो थी। विजेंद्र जी बोले, बधाई हो यशवंत जी, एक साथ ही दोनों बहुओं के स्वागत की तैयारी कर ली आपने तो। जी विजेंद्र जी, बच्चों की खुशी में ही हमारी खुशी है, क्योंकि जीवन तो उन्होंने ही बिताना है ना साथ में। यशवंत जी ने कहा तो विजेंद्र जी बोले, फिर भी मानना पड़ेगा आपको, विराट को गोद लेकर भी बिल्कुल अपने बच्चे की तरह पाला आपने। आज कोई कह नहीं सकता कि आपकी अपनी औलाद नहीं है वो। उनकी बात से उन सब के बीच सन्नाटा फैल गया। सिया के माता पिता तो सदमे में आ गए और साथ ही आरोही के माता पिता के लिए भी ये बात आश्चर्य से भरी थी। उन्हें समझ ही नहीं आया कि वो क्या बोले। यशवंत जी स्तब्ध से खड़े रह गए। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि विजेंद्र जी इस मौके पर ऐसी बात छेड़ देंगे। बच्चों की दोस्ती से पहले ही बिजनेस के संबंध में कई बार दोनों की मेल मिलाप और भेंट होती रही, जिससे जान पहचान बन गई थी। और इसी दौरान उनके इस बच्चे को गोद लेने की बात भी सामने आई थी। लेकिन इतने वर्षों के बाद इस मौके पर यह बात यशवंत जी को डिगा गई थी। उन्होंने सिया के माता पिता को देखा, जो आंखों से ही उनसे प्रश्न कर रहे थे कि ये बात सच है। यशवंत जी खुद को संयत करते हुए बोले, हर रिश्ता जन्म देने या खून से जुड़ने से ही नहीं बनता। जन्म हमने विराट को दिया हो या नहीं, लेकिन उसने जरूर हमारी जिंदगी में शामिल होकर हम में जान डाली है। जाने क्यों रमा जी की जुबान आज इस मौके पर पहली बार खुली थी और वो बोली, और जब विराट के पास उसके माता पिता दोनों हैं तो इस बात का कोई अर्थ ही नहीं बनता कि उसका जन्म कहाँ हुआ और वो किसका खून है। उसके पीछे यशवंत जी का नाम लगता है और वो हमारा ही बेटा है। माफ कीजिएगा भाई साहब, लेकिन ये बात आज के बाद ना बोली जाए तो बेहतर होगा। आज तो वो अकेला है, लेकिन कल को उसके भी बच्चे होंगे और वो ये सुनकर बेशक सवाल करेंगे, इसलिए मेरा वो मतलब नहीं था। विजेंद्र जी अब अपनी बात संभालने में लग गए। तभी तनुजा जी बोली, उसे इससे बेहतर परिवार मिल ही नहीं सकता था। विजेंद्र जी ने उन्हें घूरा, लेकिन वो उन्हें ना देखने का नाटक करती रही। उनके जाते ही यशवंत जी सिया के माता पिता से बोले, विराट मेरा बेटा है और हमेशा रहेगा। आप लोग इस बात से निश्चित रहिएगा। इस बात का कभी ना पहले असर पड़ा है और ना अब पड़ेगा। सिया के माता पिता अब भी उन्हें और कभी एक दूसरे को देखते इस मौके पर कुछ कह भी नहीं सकते थे, इसलिए सिर हिला कर रह गए। यशवंत जी थोड़े कोने में जाकर खड़े हुए तो रमा जी उनके पास आकर बोली, यहाँ क्यों खड़े हैं? मेहमान आ रहे हैं वहाँ। बस ऐसे ही वो बोले तो रमा जी बोली, सगाई का दिन है, किसी के कुछ भी कहने से अपना दिन खराब करना कौन सी समझदारी है। यशवंत जी उन्हें कुछ देर देखते रह गए तो रमा जी बोली, मुझे क्यों देख रहे हैं? आज तुमने सबके बीच जो कहा वो भावुक हो रहे थे, लेकिन रमा जी वापस थोड़ी कठोरता से बोली, सबके बीच कुछ भी सुन थोड़े न लेंगे। बाकी इसका मतलब ये नहीं मैं कुछ भी भूली हूँ। वेदांत का हिस्सा अब भी जब तक नहीं मिलता मैं चुप नहीं बैठूंगी। यशवंत जी ने मुस्कुराकर सिर हिला दिया। वो जानते थे रमा जी का दौलत के लिए लोभ, लेकिन कहीं न कहीं विराट और उनके बीच खींची खाई अब कुछ बढ़ने लगी थी। शायद उसकी सच्चाई जानने वाले दिन से ही कुछ तो पिघला था उनके दिल में, जो कभी कभार जाहिर हो जाता था, लेकिन फिर भी वो उतनी ही कठोर बनी रहती थी, जो शायद अब वक्त के भरोसे ही था। आगे क्या होगा इस सगाई में और क्या क्या होने वाला है? अब विराट और सिया में सब कुछ ठीक कैसे होगा? क्या शनाया की इस सगाई में अपने पिता से मुलाकात होगी? क्या विहान विराट की सच्चाई जान पाएगा? देखिए इस कहानी के अगले भाग में। आपको ये कहानी कैसे लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो चल गई तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग में। टिल देन बाय बाय।